Good morning student. Now this is the part second of your chapter work energy and power और part second में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। So what about energy? Energy is the capacity to do some work. अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटी या उस काम को करने की एबिलिटी एनर्जी होती है बच्चों। इसका मतलब अगर हम एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें वर्क डन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको वर्क डन के बारे में बता रखा है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। विदाउट वर्क डन यू कांट डिफाइन एनर्जी। आप लोग एनर्जी को नहीं समझ सकते, यू कांट अंडरस्टैंड द एनर्जी बिकॉज एनर्जी एंड वर्क डन आर द सिमिलर प्रोसेस। ये एक ही तरह की प्रोसेस है, लेकिन एनर्जी जो है बच्चों वो एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है किसी भी वर्क डन को करने की। और जब आप में वो कैपेसिटी आ जाती है तब आप उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर हम कहें कि एक पर्सन मोर एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक मीन्स कि कोई भी पर्सन जिसके अंदर काम करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो अपना वर्क डन भी ज़्यादा कर सकेगा। सो अगर हमारे पास में एनर्जी ज़्यादा है तो हमारा वर्क डन भी ज़्यादा होगा, और अगर हम लेस एनर्जेटिक हैं सो दिस इज लेस वर्क। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कम काम होगा। मतलब वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो अगर कम है तो वर्क डन भी कम होगा। तो एनर्जी को हम डिफाइन तभी कर पाएंगे जब हम वर्क डन को पहले अच्छे से समझ लें। इसलिए पार्ट फर्स्ट में आप लोग वर्क डन को प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में पार्ट सेकंड एनर्जी पर आइए। और एनर्जी जो है वो कैपेसिटी या एबिलिटी है किसी भी वर्क डन को करने के लिए। तो यही इसकी डेफिनेशन है। बात करें अगर इसकी यूनिट की तो एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम ही है बिकॉज इट इज़ द कैपेसिटी। ये सिर्फ एक कैपेसिटी है किसी भी वर्क डन को करने की। तो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो एनर्जी की यूनिट भी बच्चों जूल ही होगी। सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ए मोटरसाइकिल हैज़ मोर एनर्जी दैन ए बाईसाइकिल। एक मोटरसाइकिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी दैन ए बाईसाइकिल। वो उससे काफ़ी तेज़ स्पीड से चल सकती है, फास्ट स्पीड से चल सकती है बिकॉज उसमें जो एनर्जी यूज़ की गई है वो एनर्जी बाईसाइकिल की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हम एनर्जी को बच्चों टाइम के साथ भी रिलेट करके बता सकते हैं। कोई भी वर्क अगर काफ़ी देर तक हो रहा है, मतलब किसी भी काम को करने की कैपेसिटी आप में काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वर्क को आप काफ़ी देर तक कर सकेंगे। मतलब काफ़ी टाइम तक आप उस वर्क को कर सकेंगे। और ये जो काफ़ी टाइम तक वर्क किया जा रहा है इट मीन्स कि वो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर लगा रहा है। तो वर्क डन करने के लिए आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, और अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उस काम को आप उतना ही ज़्यादा कर पाएंगे और उस काम को उतनी ही देर तक आप कर सकेंगे। तो टाइम और वर्क डन ये दोनों फिनोमेना हम एनर्जी की डेफिनेशन से समझ सकते हैं। वी कैन से एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ टाइम क्वांटिटी एंड वन थिंग इज दैट कि मैं एनर्जी को कभी भी डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी तो हमें सबसे पहले बच्चों उसका वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका वर्क डन मेज़र करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन मेज़र द एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो पहले हमको किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क डन निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में हम उसका एनर्जी पता करेंगे। ठीक है, एनर्जी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दे रखे हैं। इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। मेनली इस चैप्टर में हम लोग जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी पर। सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल and we know that work done is the work done unit is also joule. So we can define the energy in joule and also in kilojoule. Kilojoule is the bigger unit of energy की अगर हम कोई बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं बच्चों तो हम किलो जूल ले सकते हैं। ठीक है,
So if we define 1 joule, then we can say 1 joule is the energy required to 1 joule of work. 1 joule is the energy required to do 1 joule work. तो ये हम लोग इस डेफिनेशन से कह सकते हैं कि एक जूल वर्क डन करने के लिए आपको 1 जूल की एनर्जी की ज़रूरत है. ओके. So the forms of energy are many types of forms of energy are here. Chemical energy, heat energy, thermal energy, light energy, electrical energy, nuclear energy and many types of energy are here. लेकिन हम इस चैप्टर में बच्चों जो मेन कॉन्सेंट्रेट हमारा रहेगा एनर्जी पर, उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी का पार्ट मैकेनिकल एनर्जी. एंड मैकेनिकल एनर्जी को आप तब समझ सकते हैं जब आप मैकेनिकल एनर्जी के 2 पार्ट्स को समझ लें. और मैकेनिकल एनर्जी बच्चों मिलकर बनी होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम मतलब कि इनका टोटल क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी होती है. मैकेनिकल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. और इसके हम अगर 2 पार्ट करें, इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम समझ लेते हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी को इजीली समझ सकते हैं. एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी because of its speed, position or change its shape, or the mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. So we can say the mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. So now we are going to discuss about the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है कि अगर किसी बॉडी के अंदर कुछ वेलोसिटी है, इट मीन्स कोई भी बॉडी जो मूविंग है, मोशन कर रही है, तो उस केस में जो एनर्जी उसकी होगी वो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी. तो ऑल मूविंग बॉडीज प्रोसेस एनर्जी एंड दीज आर काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी वेस्टेड एन ऑब्जेक्ट विच इज़ द रीज़न ऑफ इट्स मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का रीज़न क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. लाइक एन एग्जाम्पल अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. अगर कोई फ्रूट किसी पेड़ से गिर रहा है तो इट मीन्स कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. ओके. अगर हम साइकिल चला पा रहे हैं, हम लोग चल पा रहे हैं, या कोई भी मूविंग बॉडी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जैसे रिवर्स का फ्लो करना, ये सब एग्जाम्पल बच्चों काइनेटिक एनर्जी के ही होते हैं. ओके. चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है वो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाली हूँ. एग्जाम्पल के साथ में हम डेरिवेशन करेंगे. मान लेते हैं हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं m मास का, और ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है. ठीक है. जब इसके ऊपर हमने कोई फोर्स F अप्लाई किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट लेगा, मतलब कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा. और आफ्टर दैट दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी. ठीक है. दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो बच्चों होगा क्या कि जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो इसके अंदर कोई मूवमेंट होगा, और मूवमेंट की वजह से इसमें कोई वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी हमको क्या देगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी देगी. तो हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करें? बहुत ही इजी है. हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन्स की तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने लिख दिया v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. एट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं बच्चों F इज इक्वल टू ma. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तो इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ हमें दिख रही है कि a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, या फिर यहाँ से a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं. ठीक है. कहीं से भी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इन इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं.
तो v स्क्वायर और u स्क्वायर क्या है बच्चों, v जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया है, और u हमारे पास है नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, तो u की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पर है, और रेस्ट पे होने की वजह से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। सो वी हैव ओनली फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ 0। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या लिखूँगी बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मैंने u को हटा दिया है क्योंकि ये रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। देन a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस a की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। हम लोग a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में इजीली अब हम पुट कर सकते हैं। तो हम अगर इसको इसमें रख देंगे बच्चों तो हमें रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी कैन राइट f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2s, एंड आफ्टर अरेंज द इक्वेशन नंबर 4 वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को उठाकर इधर लेकर आ रही हूँ इसके LHS में, देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू m अपॉन 2 v स्क्वायर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इट इज द वर्क डन w, सो w इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्क डन है हमारा वही हमारी एनर्जी होती है, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी E K। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज E K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा, E K से हम काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करेंगे एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है बच्चों कि अगर हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाती है, इन द केस बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाती है, तो भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मास जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं होगा, और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो भी जाती है तो स्क्वायर की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू गिवन करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं रखोगे, मास कभी भी नेगेटिव में होता नहीं है, और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नेगेटिव होगी तो स्क्वायर की वजह से वो फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगी। अगर मैं नेगेटिव का स्क्वायर करूँगी, -2 का स्क्वायर करूँगी तो ये हमें +4 ही देगा, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी की बच्चों वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। तो ये नोट करने वाली बात है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इस फॉर्मूला से हम लोग बच्चों ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के लिए ना सिर्फ उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करती है बल्कि उसके मास पर भी डिपेंड करती है। जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसके मास पर भी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। इससे आप काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल करने से आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर काइनेटिक एनर्जी, and I have a question of an object having uniform velocity is 2500 joule। हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चों गिवन है 2500 जूल, और इफ़ द मास ऑफ दैट बॉडी इज़ 50 kg, और हमें मास दे रखा है किसी बॉडी का 50 kg, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों वेलोसिटी। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल लिया है मैंने, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, इसमें आपको सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये हमको गिवन क्वांटिटी है और ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देन ई के इज़ 2500 विच इज़ इक्वल टू हाफ, m इज़ 50 एंड v स्क्वायर वी डोंट नो, हम नहीं जानते वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। सारी की न्यूमेरिक वैल्यू LHS में आ जाएंगी,
सो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 50 इज इक्वल टू v। ओके, v के इक्वल हो जाएंगी सारी वैल्यूज, और यहाँ से हमें मिल जाएगा बच्चों v इज इक्वल टू 100 रूट, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। ये जो वैल्यू थी बच्चों, ये वाली वैल्यू, ये v स्क्वायर की इक्वल थी, और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 100 का रूट, तो हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस में आती है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस साइन को कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो v की वैल्यू हमेशा चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें लेनी है कौन से, सिर्फ पॉजिटिव। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल था। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल जो है वो अपनी बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड इन इट ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी वो है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेट पर रखा हुआ है और उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है बच्चों, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एज लाइक है कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी स्टेट पर, पोजीशन पर रखा हुआ है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी उसकी स्टोर्ड एनर्जी है। जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर देंगे देन हो सकता है कि वो मूव करे, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू एनी अनदर स्टेट, इट्स मेजरमेंट विल बी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन द न्यू स्टेट। तो कोई भी वर्क डन अगर हम कर रहे हैं, कोई वर्क डन हम कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में लाने के लिए, इनिशियल स्टेट से दूसरी स्टेट में लाने के लिए जो वर्क डन बच्चों हम लोग कर रहे हैं, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और नई स्टेट के अंदर उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके लिए हम एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल में बता रखा है कि अगर कोई एक पर्सन है बच्चों, और वो पर्सन एक बो एंड एरो के साथ में ये एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, इस तरह का एक बो बना रखा है और इसमें बना रखा है एक एरो। ये जो एरो है बच्चों, इस एरो को, जब इस एरो को आगे की तरफ भेजने के लिए हम अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो जो हैंड को पीछे ले जाने पे, पीछे की तरफ, हमारे हैंड को पीछे की तरफ ले जाने के लिए जो वर्क डन हमको करना पड़ेगा, उस वर्क डन की वजह से इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस एरो के अंदर। और इस एरो के अंदर जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी जब इसमें स्टोर हो जाएगी, तो जैसे ही हमने इस एरो को अपने मूवमेंट के लिए छोड़ दिया है, आगे जाने के लिए हमने इसको छोड़ दिया पीछे करके, और फिर हमने अपने हाथ से इसको छोड़ दिया है, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, और जब इसमें मूवमेंट होगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ट्रांसफॉर्म हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट एरो व्हेन द एरो इज इन रेस्ट पोजीशन। जब ये हमारे हाथ में है तब हम इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, क्या करके? वर्क डन करके। जैसे ही हमने वर्क डन किया, इसको पीछे की तरफ खींचा, इसमें हमारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई है। एंड आफ्टर दैट जब हमने इसको छोड़ दिया है मूवमेंट के लिए, जैसे ही आगे जाएगा तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी बच्चों, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, सिमिलरली स्ट्रेचिंग द रबर, कंप्रेसिंग एंड एनी इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इन सभी के अंदर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, part of potential energy in your syllabus, first one is potential energy in gravitational field। हमें पढ़ने हैं बच्चों दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी इन
ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। और एक हमें पढ़ना है बच्चों, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये दो पॉइंट हमको टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, विच इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम मान लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है m, और इस ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ की सरफेस से उठाकर h हाइट ऊपर ले जा रही हूँ। तो ये हमारी अर्थ की सरफेस है बच्चों, और मैंने इसको h हाइट ऊपर रखा है अर्थ की सरफेस से। मैं खुद लेकर जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें कोई वर्क डन किया है। और जब मैंने इसमें वर्क डन किया तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो गई है, जिसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो एट दैट पोजीशन ए पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो h हाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अगेंस्ट मैंने कोई वर्क डन किया है, और उस वर्क डन की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हो गई है, और वही एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड वी कैन राइट F इंटू एस, वर्क डन होता है जो वर्क डन मैंने किया है, और वर्क हमारा वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज h हाइट, तो हम लिख देंगे h, एंड फोर्स इज mg, जो हमने किया है किसके अगेंस्ट किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया है, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे फोर्स के जगह पर mg। सो mgh इज द वर्क डन फॉर दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्क डन किया गया है, और यही ऑब्जेक्ट के लिए वर्क डन हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यही जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर डूइंग सम वर्क, इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो हमको डिराइव नहीं करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए हम एक फिगर तैयार कर लेते हैं, और हमारे पास में एक वॉल से एक थ्रेड की हेल्प से मैंने इस बॉब को, सिंपल पेंडुलम की बॉब जिसका मास है m, एक थ्रेड की हेल्प से इसको सस्पेंड कर रखा है, इसको लटका रखा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो बच्चों इसमें फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कौन सा फोर्स होगा? mg। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब जब ये इसकी इनिशियल पोजीशन, इसकी मेन पोजीशन जो है O, ये बच्चों इसकी मेन पोजीशन है, जब ये अपनी मेन पोजीशन पे है तब ये रेस्ट पर है। जब मैं इसमें कुछ वर्क डन करूँगी, इट मीन्स कि मैं इस बॉब को उठाकर इस A पोजीशन पे लेकर आऊँगी, तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ लाने के लिए, O से मुझे A तक लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो ये वर्क डन मैंने किया है, यही वर्क डन इसके अंदर m के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे इसमें ये स्टोर हो जाएगा बच्चों, जैसे ही ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी इस पेंडुलम को, इस बॉब को यहाँ से लाके इस A पोजीशन पर लाकर छोड़ दिया है। जैसे ही मैं इसको यहाँ A पर से छोड़ूंगी, इस A पोजीशन से, ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, और जब ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी फॉर ए मूवमेंट, एक मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी आ जाएगी। और जब इसमें वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों, तब यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इस O पोजीशन पे मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब क्या होगा बच्चों, क्या ये यहाँ आके रुक जाएगा? नहीं, ये इसके आगे भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी दे दी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और अब ये दोबारा इधर की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं ये B पॉइंट तक जाता है, ये बॉब जो है हमारा, ये B पॉइंट तक जाता है।
तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर जाएगा जब तक, और जितनी भी एनर्जी अब इसके अंदर आएगी बच्चों वो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी यहाँ पे दोबारा से मैक्सिमम। और जब ये फिर से इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, तो इसमें दोबारा से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि फिर से इसमें कोई वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी बॉब जो है वो अपनी मेन पोजीशन से अगर अपनी कोई भी बॉब जो अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन तक आने के लिए हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को हम नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो उसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और आफ्टर दैट जब वो अपनी मेन पोजीशन पर जाएगा तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और जब ये दोबारा बी पोजीशन पर जाएगा मूव करता हुआ, तब वहाँ पर इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये इसकी जो सारी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और वापस जब ये आएगा तो कुछ अच्छी वेलोसिटी लेके दोबारा आएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से सिंपल पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और ये मोशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो वर्क डन हमने किया है वो क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, सो W इज इक्वल टू होगा वर्क डन which is stored in the form of potential energy is half mg upon L x square. x is the displacement, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉब का मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में, वो डिस्प्लेसमेंट है x, m is the mass of that bob and g is the acceleration due to gravity and L is the length of the thread. मैं इसको दोबारा बना के आपको बता देती हूँ। ये हमारा बॉब का थ्रेड था जिसकी लेंथ L है, ये उस बॉब का मास m है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसमें g इज़ द एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ये बॉब अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट लिखा है x। ठीक है, सो हमने वर्क डन लिख दिया है। जो वर्क डन हमने किया है इसकी मेन पोजीशन से इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचाने के लिए वो लिखा है हाफ mg अपॉन L x स्क्वायर, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब इस एक्सप्रेशन में हम देखें बच्चों तो mg अपॉन L एंड हाफ ये सभी जो है वो कांस्टेंट है, तो हाफ इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और mg अपॉन L इज़ ए अननोन क्वांटिटीज़, हमें नहीं मालूम है क्योंकि ये हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। g तो हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन m और l हम अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, तो हम इनको पूरे को एक कांस्टेंट क्वांटिटी नाम दे सकते हैं, और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको मैंने लिख दिया k। ठीक है, सो k इज़ द कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ k इज़ mg अपॉन n। ओके, तो अब जो नया एक्सप्रेशन हमारे लिए आएगा for potential energy of a simple pendulum is half k x square. This is the expression. Okay बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाएंगे, जब हम सारे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों टॉपिक हम इसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।